Hi everyone, in this video I am going to talk about how I cleared my CA foundation in very first attempt. So first of all let me clear one thing कि CA foundation is not difficult. मतलब हम लोग ना सोच के बैठे हैं कि CA courses like हम नहीं कर सकते एंड वेरी टिपिकल टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ढंग से पढ़ोगे 100% दोगे तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली क्लियर। CA फाउंडेशन में आई थिंक इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स कुछ कॉन्सेप्ट तो वही हैं जो हमने 11th-12th में पढ़े हैं। लॉ इज़ न्यू एंड मैथ्स जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनके लिए मैथ्स न्यू है, वरना मैथ्स भी पुराना है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ CA फाउंडेशन। ठीक है, तो हाउ यू शुड स्टडी इकोनॉमिक्स और हाउ यू शुड प्लान कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। ये पहली बात, आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। मैंने इकोनॉमिक्स में पूरा 100% सिलेबस कवर किया था क्योंकि इट इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आप आराम से मतलब सबसे कम एफर्ट्स डाल के 70 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। 78 नहीं तो 50-60 तो आराम से आ सकते हैं। इट विल हेल्प यू कि आपका एग्रीगेट पूरा हो जाए। 40 तो आप ले आओगे पर एग्रीगेट भी तो चाहिए, तो इकोनॉमिक्स विल हेल्प दैट। तो आपको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। एंड आप चाहो तो आप इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। मैंने इकोनॉमिक्स में अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब कुछ मुझे लग रहा था कि इट इज़ इंपॉर्टेंट तो मैंने उसको अलग से लिख लिया था कि हाँ यार ये एग्जाम में आ सकता है। एंड ऑल्सो मैंने इकोनॉमिक्स में बुक्स में भी मतलब मार्क किया हुआ था, कुछ अंडरलाइन किया हुआ था कि हाँ ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है। एंड वन थिंग, मैंने सारे MCQ जितने भी बुक में थे मैंने सारे MCQ पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, तो कोई भी MCQ मत छोड़ना, कहीं से भी आ सकता है। तो हाँ, इकोनॉमिक्स में हमको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में हमको पूरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर हम चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड हमको सारे MCQ पढ़ने हैं एंड उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। मतलब आपको यू शुड डू आई थिंक 3-4 रिविजन्स तो होनी चाहिए। इतना है तो यू विल ईजिली स्कोर 70 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स मैथ्स। तो देर आर 2 केसेस, एक तो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट और एक आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो। अगर आप एक मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो यू कैन से इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू बिकॉज आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हैं। तो अगर आप एक मैथ्स वाले बच्चे हो तो आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टेट के एंड मैथ्स के सेम होते हैं। LR तो आपको पढ़नी पड़ेगी, हमने बचपन से तो कभी LR पढ़ी नहीं थी। तो और LR इज़ वेरी इजी कि आप उसमें आराम से 15-16 तो इसे जाते हैं। ठीक है, स्टेट में और मैथ्स में एक चीज़ होती है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत टिपिकल है, मतलब उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वाला टाइम लेंगे, तो मैंने तो वो छोड़ दिए थे। मतलब मेनली मैंने सिर्फ मैथ्स में छोड़ा था, इंटीग्रेशन एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर था मैंने मैथ्स में छोड़ा था। एंड उधर मैंने शायद रिग्रेशन छोड़ा था स्टेट में, वरना मैंने सारा कुछ पढ़ा था। तो अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो ना तब भी तो मतलब ट्राई टू कवर इतना कि आप पास हो जाओ। ज़्यादा फोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इतने बड़े चैप्टर्स हैं कि 50 साल में भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो जितना आप कर सकते हो उतना आराम से करो। LR को अपना स्ट्रॉन्ग रखो एंड स्टैट को अपना स्ट्रॉन्ग रखो। प्रोबेबिलिटी थोड़ी इसमें अजीब है तो आप उसको भी लीव कर सकते हो। एंड मैथ्स में 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप आराम से मैथ में 50-60 भी आ जाएंगे अगर आप ये 3-4 चैप्टर छोड़ भी दोगे तो। एंड मैथ में आप चाहो तो अलग से फॉर्मूलाज लिखो। मैंने अपने एक कॉपी बनाई थी आराम से, मैंने उसमें सारे फॉर्मूलाज मैथ्स के लिखे थे ताकि जो मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मेरे पास हों। एंड मैंने जो बुक के लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्रैक्टिस करे थे। मैंने एडिशनल वाले क्वेश्चंस नहीं करे थे मैथ्स में। आई थिंक मुझे करने चाहिए थे बट मैंने नहीं करे थे। ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट लॉ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस बिकॉज हमने लॉ नहीं पढ़ी है। CA इंटर में भी लॉ एंड ऑडिट थोड़े डरावने हैं एंड फाउंडेशन में लॉ डरावनी है। ठीक है, अगर आप लॉ को भी मतलब एक प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हो तो लॉ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ लॉ को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपके पास पहले मतलब आई एम नॉट इन फेवर कि आप फाउंडेशन के लिए भी क्लासेस परचेज कर रहे हो। आप इजीली सेल्फ स्टडी से एंड यूट्यूब पे इतनी फ्री रिवीजन क्लासेस हैं, आप उनको देख के आराम से फाउंडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपनी लॉ पढ़ा था फ्रॉम गुरप्रीत सर एंड आई थिंक उन्होंने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देख के हमको इतना क्लियर किया था कि बहुत अच्छा था। ठीक है, पहली बात, नो नीड टू लर्न सेक्शन नंबर्स इन लॉ बिकॉज कुछ हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वाले तो खुद याद हो जाएंगे एंड अगर आप सेक्शन नंबर याद करने पर होगे तो आपको प्रोविजंस याद नहीं होंगे। ट्राई टू लर्न प्रोविजंस ताकि आपको सेक्शन नंबर याद हो। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लॉ में कोई चैप्टर मत छोड़ना। बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जाते हैं एंड उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है।
तो प्लीज़ किसी भी चैप्टर को मत छोड़ना। एंड लॉ में भी नोट्स बनाइए। मैंने अपने वजह से किया था कि मतलब प्रोविजंस बनाए हैं, मतलब प्रोविजंस को थोड़ा शॉर्ट करके इन माई मतलब नॉट इन माई लैंग्वेज बट थोड़ा उनको शॉर्ट करके जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में ये लिखूँगी वो लिखा। एंड उसके नीचे आप एक एग्जाम्पल लिखिए कि मतलब आपको प्रोविजन कैसे याद होगा, इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कोई एग्जाम्पल ही आएगा बट वो थोड़ा अलग कर देंगे उसको। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का आया है, कौन सा प्रोविजन है। तो जब भी आप लॉ को पढ़ रहे हैं तो किसी एग्जाम्पल की हेल्प से हर प्रोविजन को पढ़िए, सो दैट आपको एग्जाम में थोड़ा आप उसको रिलेट कर पाएँ कि हाँ यार उस चैप्टर में ये था तो ऐसे हो गया। तो लॉ में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। एंड वन थिंग, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, सॉरी आंसर्स लिखने पड़ेंगे। मैंने इतने ज़्यादा लिखे थे तब मेरे इतने कम मार्क्स आए थे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हम लोगों को तो आदत नहीं है फालतू लिखने की, हम तो बस ऐसे रटा चलेंगे। बट वो नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा कि, और वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले आप प्रोविजन लिख रहे हो हेडिंग डाल के, फिर आप उसको फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हो, एंड फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख रहे हो। आपको तीनों हेडिंग लिख के दिखानी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड कंक्लूजन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आई थिंक। और मैं आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ मैंने मैथ्स में बोला है कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो, अदरवाइज इको मैथ्स एंड इको लॉ एंड अकाउंट्स आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। इफ़ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स तो बचपन नहीं 11th-12th से ही अकाउंट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब मुझे अकाउंट में कभी कोई सच कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आ रही, बिकॉज वो हमने, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ी है अकाउंट्स, ठीक है। और अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, सीए कर रहे हो, तो आई थिंक थोड़ी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बिकॉज हमको 11th में भी हुई थी। तो अकाउंट्स में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लीज़ कोई चैप्टर मत छोड़िए। फिर भी बच्चे एक दो चैप्टर छोड़ देते हैं तो दैट्स अप टू यू। मैंने कैसे करा था अकाउंट्स में, मैंने एक कॉपी में मतलब जो इंपॉर्टेंट यू कैन से फॉर्मूला है, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है जो मुझे लगता है मुझसे नहीं होगी, मैंने उसको लिखा अलग से करके कि मतलब ताकि जब मैं कोई चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ तो मैं उसको देख पाऊँ कि हाँ इसमें ये वाली एडजस्टमेंट थी। तो आप एक कॉपी में सारे फॉर्मूलाज, सारी नई एडजस्टमेंट लिखिए, बिकॉज एग्जाम में तो वही वाले क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, एक दो वो भी नया आता है वरना सब पुराने आते हैं। और अकाउंट्स में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और हर चैप्टर के ऐसा नहीं है कि आप एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं होता। आपको सारे डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस करिए, बुक के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, सब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 3-4 रिवीजन आर मस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन। थैंक यू।